हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओज़ के बेसिक डूज एंड डोंट्स। हमें आईपीओ अप्लाई करने टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ के डेफिनेशन से। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप पब्लिक को पहली बार ऑफर कर रहे हैं, कैसे ऑफर कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट के थ्रू। स्टॉक मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? बेसिकली हम इंडिया में एनएससी और बीएसई हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पर रजिस्टर करना पड़ता है। एनएससी का मार्केट शेयर करीब 95% है, यानी मैक्सिमम ट्रेड में ही होते हैं। बीएसई का लगभग 5% है। बट इन्हीं दो के थ्रू आप मार्केट से पैसे उठा सकते हो। तो कंपनीज को पैसे उठाने में मार्केट से ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कंपनीज बैंक से पैसे ले सकती हैं। कहाँ कहाँ से पैसे लेते हैं? बैंक से ले सकती हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स, यानी सीधे सीधे आप पैसा लोगों से मांग लो। जैसे बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, वो लोग सीधे सीधे पैसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक के बदले में। फिर कैसे उठा सकती है? बैंक से क्या होता है? डेट मिलता है। डेट, इसको डेट बोलते हैं। कर्ज लेके लोन लो, लोन चुकाना पड़ेगा। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट 30-35% के आसपास भी होता है। और ये यूजुअली बैंक स्टार्टअप्स वगैरह को पैसे नहीं देती है लोन्स, क्योंकि बिजनेस सेटअप नहीं है, दे कैन नॉट इवेल्युएट। इन्वेस्टर स्टार्टअप्स वगैरह को पैसे देते हैं। और बड़ी कंपनी यूजुअली एंकर इन्वेस्टर से पैसे नहीं उठाती, यूजुअली मार्केट से उठाती है ऑलरेडी, जो रजिस्टर हो चुकी हैं। नहीं तो बैंक से डेट ले लेती हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को वो इक्विटी नहीं दे सकते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस में आप ओनरशिप नहीं देते हो। तीसरा पैसा है कि मैं कुछ कंपनीज बॉन्ड्स रिलीज़ करती हैं। बॉन्ड्स किसी और वीडियो में बताऊंगा। बॉन्ड्स अगेन है कि आपको एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है कि आपको मान लो 2-2.5% 2% पर साल इंटरेस्ट देती रहेगी। और अगर 5 साल का टेन्योर है तो उसके बाद आपको टोटल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। आपने जितना इन्वेस्ट किया था वो वापस मिल जाएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो और भी कुछ कुछ तरीके हैं, वो आगे की वीडियोज में डिटेल में बताऊंगा। तो जब हमें कंपनीज को पब्लिक से पैसा उठाना होता है और पहली बार वो रजिस्टर करती है खुद को, एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर क्या है? प्राइवेट कंपनी की सिंगल ओनरशिप होती है और पब्लिक कंपनी एक्सचेंजेस पर रजिस्टर होती है। कोई भी इसमें ट्रेड कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। प्राइवेट कंपनीज की ओनरशिप हो सकता है 4-5 ओनर्स मिलके हों या ज़्यादा भी हों, बट ये प्राइवेट है क्योंकि ये अपने फाइनेंशियल डिटेल्स और कोई भी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं डालती। जबकि पब्लिक होने के लिए सेबी के गाइडलाइंस हैं और रूल्स भी हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक डोमेन में आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंपनी क्या करती है, कितने पैसे हैं, क्या कर्ज है, सब कुछ डालना पड़ता है। तो उन कंपनी को पब्लिक बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक स्क्रूटनी हो सकती है इनकी नहीं हो सकती। जब मार्केट से पैसा उठाना है तो आपको पब्लिक कंपनी बननी पड़ेगी और उस टाइम आपको सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं। एक बार आप पब्लिक बन गए तो जब तक आप प्राइवेट वापस नहीं हो जाए, बहुत कम कंपनी वापस प्राइवेट होती हैं। जैसे डेल के केस में वापस से वो प्राइवेट हो गई, बट मोस्टली एक बार कंपनी पब्लिक होती है, प्राइवेट दोबारा नहीं होती है। तो ये मतलब होता है पब्लिक कंपनीज का। अब मार्केट से पैसा उठाना है पहली बार तो आईपीओ, उसके बाद कभी कभी और स्टॉक देने हैं तो उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और नहीं तो यूजुअली कंपनीज भी अपने शेयर्स खरीदते बेचते रहती हैं। तो ये होता है आईपीओ का मतलब। तो दोस्तों अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जहां हम और आप जैसे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। अगर जब हम अप्लाई करते हैं, मान लो पेटीएम मनी को अप्लाई किया या जीरोधा को किया या अप स्टॉक्स पे किया, किसी पे भी किया। मैं पेटीएम मनी प्रेफर करता हूँ। मैं पेटीएम इकोसिस्टम में मतलब पेटीएम के साथ बहुत सारी सर्विसेज यूज करता हूँ, तो ट्रस्ट है। तो बेसिकली पेटीएम ने अप्लाई किया, वो क्या करती है, ये डेटा भेजती है एनएससी को। बेसिकली पेटीएम मनी एनएससी के थ्रू आईपीओ अप्लाई करती है। एनएससी क्या करती है, बहुत सारे यूपीआई के थ्रू बहुत सारे बैंक्स जो भी हैं, एसबीआई हो गई, आप जिस भी बैंक पे हो, कोटक हो गई, आपने मान लो एसबीआई का किया तो आपका रिक्वेस्ट एसबीआई के पास जाएगा। तो उसके थ्रू आपको एसबीआई के ऐप पे आपको मैंडेट आएगा। आप मैंडेट एक्सेप्ट कर लोगे तो ये बैंक एनएससी को बता देगी मैंडेट एक्सेप्ट हो गया। तो ये क्या करेंगे, वो आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भेज देंगे। ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, वो शायद शाम में एक बार भेजते हैं, बट आप अंडरस्टैंडिंग भी समझ सकते हैं कि रजिस्ट्रार के पास जाता है। जैसे केफिन टेक्नोलॉजी एक रजिस्ट्रार है और रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे ही अलॉटमेंट भी दिखता है
बट बेसिकली पेटीएम मनी में सर्विस है कि जैसे अलॉटमेंट होती है ये रजिस्ट्रार से फाइल लेके अपडेट करते हैं अपने सिस्टम में, जिससे यूजर को नोटिफिकेशन चल जाता है। नहीं तो आप अलॉटमेंट डिटेल्स के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे या एक्सचेंज की वेबसाइट दोनों जगह देख सकते हैं। बट पेटीएम मनी जैसे ऐप्स में काफी सुविधा है, आपको इसे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई करो, वो लोग सारी डिटेल्स दिखाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको कि पेटीएम मनी यूज करो। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब आपने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? मान लो आपने 100 स्टॉक्स के लिए अप्लाई किया था, तो आपने सब्सक्राइब किया फॉर 100 स्टॉक्स। अब मान लो कंपनी ने 1000 स्टॉक्स के लिए आईपीओ ओपन किया है, ठीक है, और लोगों ने 1500 स्टॉक्स के लिए अप्लाई कर दिया, 1500 स्टॉक्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ? 1.5 टाइम्स। अब सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। हम और आप रिटेल सब्सक्रिप्शन में आते हैं। रिटेल में यूजुअली 10% रिजर्व होता है रिटेल के लिए कि इतने देने हैं रिटेल यूजर्स को। बाकी वो एंकर इन्वेस्टर्स को डालते हैं, एफआईडीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन सबको डालते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का ये मतलब होता है। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैल्यू दिखती कहाँ है। ये है सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ये करंट आईपीओ चल रहा है 8.32 टाइम्स, यानी इस कंपनी में जितने भी स्टॉक्स के लिए आईपीओ ओपन किया है उसका 8.32 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल सब्सक्रिप्शन कितना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो पेटीएम मनी वो दिखाती है कि अभी का सब्सक्रिप्शन क्या है। तो एक दिन में स्टॉक्स ने करीब रिटेल जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें 8.32 टाइम्स 8 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। तो आप देख लो पहले कि इसका टोटल स्टॉक कितने हैं। तो बेसिकली यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है, आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको, डिटेल रिपोर्ट में दिख जानी चाहिए। तो ये है नंबर ऑफ टाइम्स रिटेल में सब्सक्राइब्ड है, क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल में इतना सब्सक्राइब है। तो एनीवेज लुक्स लाइक ये सक्सेसफुल है, ओवर सब्सक्राइब्ड है। अभी 2 दिन पेंडिंग है, 2 डेज पेंडिंग, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये 16 को ओपन हुआ जो कि फ्राइडे था, क्लोज होगा 20th को। तो 17-18 छुट्टी है, तो 19-20 को 2 एप्लीकेशन, तो एक ही दिन में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होती क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बेसिकली है जो कि अनऑफिशियल मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है। तो ये है अनऑफिशियल, ये समझना बहुत जरूरी है, बट ये डेटा काम आता है डिसाइड करने के लिए कि लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं। अनऑफिशियल मार्केट मतलब कोई भी कंपनी इसको ऑफिशियली अपने पेज पे दिखाएगी नहीं। तो आप कैसे सर्च करते हैं? सीधा गूगल सर्च करो कि इस आईपीओ, जैसे मान लो जोमेटो को सर्च कर रहे हैं या तत्व लिमिटेड जो भी चल रही है उसका सर्च करो, तत्व लिमिटेड क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चला, तो आपको आइडिया लग जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। उससे पता चलता है कि लिस्टिंग गेन्स किस रेंज में होंगे। बट क्योंकि अनऑफिशियल है इसे भरोसा बहुत ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो जीएमपी और साथ में सब्सक्रिप्शन डेटा यूज करके आपको आइडिया लग सकता है कि इसमें लिस्टिंग गेन्स होंगे कितने। लिस्टिंग गेन्स बेसिकली होते क्या है तो वो हम देखते हैं। लिस्टिंग गेन्स में बेसिकली अगर आप पीछे जाओ तो क्लोज्ड आईपीओ सेक्शन में जाके देखो, इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं लिस्टिंग गेन्स, कि जिस दिन लिस्ट हो रही है कंपनी उस दिन कितने का प्रॉफिट हुआ। तो इमीडिएटली 15%, 42%, तो आपने पैसे लगाए 6-7 दिन में आपको इतना रिटर्न मिल गया, तो दिस आर कॉल्ड लिस्टिंग गेन्स। अब बेसिकली लिस्टिंग गेन्स के लिए ये दोनों काफी यूजफुल मेट्रिक्स हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके वजह से अप्लाई करें लिस्टिंग गेन्स के लिए, ये थोड़ा कम रिलायबल है बट ये यूजफुल है काफी। सब्सक्रिप्शन रिलायबल है क्योंकि ऑफिशियल डेटा है। तो इन दोनों को मिला के आप डिसाइड कर सकते हो लिस्टिंग गेन्स पे अप्लाई करना है। इन्वेस्ट करना है तो डिटेल में पढ़ें, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो एक्सचेंज से आता है, या फिर जो पेटीएम मनी देती है समरी, जैसे आप जाओगे इसमें तो वो डालते हैं, जैसे इसकी एक समरी डाल के रखें, व्यू डिटेल रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो अपने लेवल पे। अब जैसे देखो मैं खोल के दिखाता हूँ, इस रिपोर्ट में काफी डिटेल्स हैं तत्व लिमिटेड की।
तो एटलीस्ट ये पढ़ो तो आपको पता चलेगा कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। और पर्सनली मैं क्या करता हूँ, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करता हूँ, क्योंकि कंपनी भी ट्रेड नहीं करी तो क्या होगा मुझे आइडिया नहीं होता, तो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के अप्लाई करता हूँ। आप वो भी कर सकते हो, बट इसको पढ़ें अगर इन्वेस्ट करना है तो जरूर से एटलीस्ट। नहीं तो कंपनी ने जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है वो ये है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की लिंक ये है, और ये डिटेल रिपोर्ट पेटीएम ने किया है जो कि एक समरी है। तो इन्फॉर्मेशन दोनों से मिल जाएंगी, बट आप एटलीस्ट एक तो पढ़ो या तो दोनों ही पढ़ो। तो ये हो गया जीएमपी क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब है हमें अप्लाई करने टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं एज ए यूजर, तो हम पेटीएम मनी को अप्लाई किए, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कभी कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि दो दो अकाउंट बना लिया, पेटीएम मनी में अप्लाई कर दिया, बट पैन कार्ड सेम होता है एक यूजर से अप्लाई किया तो एक पैन कार्ड के लिए आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं। एमएच जो रजिस्ट्रार है बेसिकली, जैसे मान लो केसी ही मान लो, ये क्या करती है सारे एप्लीकेशन क्रॉस चेक करती है। एक पैन से अगर मल्टीपल एप्लीकेशन होंगे तो दोनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे, जैसे एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2, तो वो दोनों एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा अपने एंड से, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिंगल पैन कार्ड से दो ना करें। अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन डालने ही है तो आप क्या करें, अलग अलग यूजर्स जैसे अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या बच्चे या पेरेंट्स, उनका अकाउंट ओपन कर लें। अकाउंट ओपनिंग पेटीएम मनी भी कम है, कहीं भी कम है, उन पे ओपन करें और मल्टीपल एप्लीकेशन डाल दें, ताकि सारे एप्लीकेशन कंसिडर होंगे। क्योंकि एक बार ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो फिर लॉटरी होती है किसको कितना मिलेगा। तो जितने ज्यादा एप्लीकेशन है उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे, बट कभी भी एक पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन ना डालें, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये बताते भी नहीं, कोई ब्रोकर ये पब्लिश नहीं कर पाता, क्योंकि रजिस्ट्रार के एंड पे ये कैंसिल होती है अलॉटमेंट के टाइम, तो ये इन्फॉर्मेशन वापस से ब्रोकर को पास नहीं होती। ये क्या है, ब्रोकर है तो ये कोई बता भी नहीं सकता, ये इवेंचुअली कैंसिल हो जाएंगे। ब्रोकर के पास पोर्टल का एक्सेस होता है जहां वो जाके देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है, बट कोई फायदा नहीं, वो इंडिविजुअल अपडेट करेंगे तो लोग वेला करेंगे तो करता नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग एट कट ऑफ पे। तो एट कट ऑफ बेसिकली क्या है, आप, अब मैं खोल के दिखाता हूँ एक एप्लीकेशन जिसमें अप्लाई बटन हम डाल के देखते हैं। तो ये वापस से आए ऐप पे, तो ये हम आ गए ऐप पे वापस। अब इसमें मैं अप्लाई करता हूँ विथ पेटीएम मनी डीमैट, या मैं अभी के लिए कर देता हूँ क्योंकि मैं इसमें डाला नहीं है। हाँ, तो एड कट ऑफ बेसिकली होता है ये कट ऑफ प्राइस। तो कट ऑफ प्राइस का मतलब है कि जो भी मैक्सिमम रेंज था बिड करने का, इसका बिड का रेंज 1083 है अभी। इसका एक्चुअल रेंज हम देखते हैं पहले। ये आप 1073 से 1083 तक डाल सकते हैं, 1073 से 1083 तक लोवेस्ट रेंज है, ये हाईएस्ट रेंज है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो कि अगर ऐड कट ऑफ डाला, ऐड कट ऑफ डाला तो ये हाईएस्ट रेंज देगा, एंड इसी पे अप्लाई करना। ओवर सब्सक्राइब है अगर स्टॉक, तो अंडर सब्सक्राइब है तो आप कुछ भी प्राइस डाल सकते हो, बट मैं पर्सनली अंडर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं करता क्योंकि लिस्टिंग नहीं मिलती है, और मेरा प्रेफरेंस सिर्फ लिस्टिंग का होता है। मैं इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ में अप्लाई नहीं करता, एक बार ट्रेड करने लगती है क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलता है, पब्लिक में आ जाती है, एक दो क्वार्टर रिपोर्ट देखने से ज्यादा आइडिया लगता है, तब इन्वेस्ट करता हूँ। आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग तो मेरे रिस्पेक्ट में, और ओवर सब्सक्राइबिंग में मैं अप्लाई करता हूँ तो एनीवेज मुझे एड कट ऑफ पे करना पड़ेगा, तो आपको भी एड कट ऑफ पे करना पड़ेगा अगर आप ओवर सब्सक्राइब पे कर रहे हैं। अंडर सब्सक्राइब या नियर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन वाले स्टॉक है जो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, उन पे आप कोई भी प्राइस दे सकते हो इस प्राइस रेंज के बीच, तो इसको बोलते हैं एड कट ऑफ। तो एड कट ऑफ डालने से चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ओवर सब्सक्राइब में कम पैसे, मैक्सिमम से कम पैसे किया, तो आपको तो लॉटरी में भी चांस नहीं मिलना, हो तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो मैक्सिमम प्राइस वालों की ही लॉटरी होती है ओवर सब्सक्राइब स्टॉक में, स्क्रिप्ट में। तो बेसिकली आप कभी भी ओवर सब्सक्राइब स्टॉक पे प्राइस, कस्टम प्राइस ना डालें, एड कट ऑफ रखें, मैक्सिमम प्राइस में ही अप्लाई करें।
अब देखते हैं अप्लाई, नीड नॉट अप्लाई फॉर मैक्स लॉट्स। ये क्या होता है कि आप वो मैक्सिमम लॉट्स आप क्या कर सकते हैं, नीड नॉट अप्लाई फॉर मैक्स लॉट्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आप लॉट्स के टर्म्स में करना होता है। जैसे आईपीओ, इस आईपीओ के लिए यानी देखिए आपको दिखाता हूँ लॉट साइज क्या है बेसिकली अभी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी 13 है, तो दिस इज कॉल्ड लॉट साइज। अब आप जब अप्लाई करोगे तो आपको इसी के मल्टीपल्स में करना है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,000 है, तो आपका ये डबल होगा, इंटू 2 टाइम्स होगा, इंटू 3 टाइम्स होगा, इंटू 4 टाइम्स होगा। तो आप ये 4 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीपल्स ऑफ लॉट अप्लाई करना होता है। तो अगर आप ओवर सब्सक्राइब, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, ओवर सब्सक्राइब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इवेंचुअली लॉटरी होनी है। आपने अगर कट ऑफ पे डाला हुआ है, एट कट ऑफ, और आपने एक लॉट डाला है, एक से ज्यादा लॉट डाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि लॉटरी होगी, सबको एक एक लॉट ही मिलना है। तो एक लॉट से ज्यादा ना करे, ओवर सब्सक्राइब पे कर रहे हैं तो। दैट वाज द मीनिंग कि मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज ये होती है कि एक्सेप्ट मैंडेट। मैंडेट जो आता है हमें, जो कि हमें एक्सेप्ट करना है, वो नेक्स्ट डे 12 PM के लिए होता है। आप अगर शाम 4 बजे अप्लाई करो, या 4 PM अप्लाई करो, 12 PM अप्लाई करो, या आईपीओ खुलने टाइम 10 AM के आसपास अप्लाई करो, ये वैलिड रहता है नेक्स्ट डे 12 PM तक ही। तो आपको उसी बीच मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन एक्सचेंज से ऑटो कैंसिल हो जाता है। तो मैंडेट जब आए तो आप एज सुन एज पॉसिबल एक्सेप्ट कर लो। अब आते हैं कि जो अप्लाई करते हैं उसमें यूपीआई हैंडल कहाँ का देना चाहिए। तो यूपीआई हैंडल जो हम देते हैं बेसिकली वो बेटर है कि आप बैंक के यूपीआई हैंडल दें। होता क्या है कि जैसे पेटीएम यूपीआई है, या फोन पे है, या गूगल पे है, ये सारे अंडरलाइन किसी न किसी बैंक के थ्रू कर रहे हैं, जो बैंक आपने कन्फिगर किया हुआ है। तो आप यूपीआई मैंडेट के रिक्वेस्ट, सॉरी मैं फिर से प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। ये आपने डाला पेटीएम मनी को, ये आया एनएससी के पास, एनएससी ने इन ऐप्स में से किसी एक को रिक्वेस्ट दिया, जो भी आप दोगे यहाँ पे अप्लाई करते टाइम। मान लो आपने जीपे दिया हुआ है, तो ये क्या करे, जीपे में आपने जो बैंक कन्फ्यूज किया, ये जीपे से उस बैंक को कन्फ्यूज पहुंचा, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी। इवेंचुअली उस बैंक के ऐप और वो बैंक से जीपे को वापस मैंडेट रिक्वेस्ट भेजेगी, फिर आपको जाके आपने जीपे पे एक्सेप्ट करना है। तो ये अननेसेसरी एक साइकिल बड़ा बनता है। तो बेसिकली मेरा सजेशन है कि सारे बैंक एनीवेज यूपीआई सपोर्ट करते हैं, तो आप सीधे सीधे बैंक का दो कि एक्सचेंज बैंक को देगी, आप बैंक में कर लोगे, तो छोटा फ्लो होता है। छोटा फ्लो है तो एरर्स होने, गलतियां होने के कम चांसेस हैं, क्योंकि इतने सारे नेटवर्क कॉल हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी फेल हो जाता है, नेटवर्क इज नॉट रिलायबल। तो 99% के आसपास रिलायबिलिटी होती है नेटवर्क की, जो इंटरनेट है बेसिकली। तो इतना ज्यादा कॉल्स होंगे, आपने यहाँ भेजा, एनएससी यहाँ भेजा, ये वापस गया, वापस आया, तो फेलियर के ज्यादा चांसेस है, बजाय इसके कि आप सीधे एनएससी को भेजेंगे, एनएससी सीधा बैंक को भेजेगी, बैंक पे आप एक्सेप्ट कर लो, तो दो फ्लो है। तो यहाँ से एटलीस्ट दो फ्लो कम हो जाता है। तो आई पर्सनली फील कि दिस इज बेटर, बट ये मेरा बस सजेशन है। अब आते हैं कौन से एप्स पे आप अप्लाई कर लो। तो मैं पर्सनली, मेरा पर्सनल फेवरेट तो पेटीएम मनी ही है, क्योंकि उस पर अप्लाई करना एक तो आसान है, बट सबसे बड़ी फीचर है कि वो बहुत सारे स्टेटस दिखाते हैं। स्टेटस मतलब आपको दिखेगा कि वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ये वो सबमिटेड दिखाते हैं, सबमिटेड। फिर आपका जब वेरिफिकेशन हो जाता है, एक्सचेंज ने इसको वेरीफाई कर लिया है कि आपने यूपीआई हैंडल डाला है, पैसे सब सही है, तो आपका दोनों केस मतलब सबमिट हुआ, वो दोनों केस में सबमिटेड दिखाएगा। फिर जैसे ही सीडी मतलब
आप जो भी डीमैट अकाउंट दिए हो अप्लाई करने के टाइम, पेटीएम मनी का अकाउंट डीमैट CDSL बाय डिफॉल्ट होता है जो भी आपका खुला हुआ है, या फिर अपना एक्सटर्नल डीमैट जो अभी वीडियो में दिखाया था एक्सटर्नल डीमैट तो NSDL के पास भी जाएगा। तो एक्सचेंज जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये पेटीएम मनी के पास आया, पेटीएम ने NSE को भेजा, NSE उसको इन दोनों के पास CDSL या NSDL डीमैट के पास भेजते। ये जब वेरीफाई कर देते हैं उसको बोलते हैं वेरीफाइड। तो वो आपको दिखेगा फिर वेरीफाइड में। फिर जब आप मैंडेट एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि NSE इसके बाद भेजेगी इसको बैंक के पास या UPI ऐप जो भी यूज कर रहे हो, तो जब भी ये UPI ऐप के पास चला आएगा, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये चला जाता है मैंडेट। पहले तो मैंडेट पेंडिंग दिखाएगा, जब आपको मैंडेट भेजा गया है फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जानने के लिए क्या हो रहा है आपके एप्लीकेशन के साथ। बहुत सारे ऐप्स नहीं अवेलेबल नहीं है, कुछ नए लोग कंप्यूटर्स यानी पेटीएम में देके बिल्ड कर रहे हैं, तो शायद सबके पास आ जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी के लिए ये स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी कि प्रॉपर्ली सबमिट हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।